प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है। आखिर अयोध्या विवाद पर अध्यादेश लाने में अड़चन क्या है? सोमनाथ मंदिर की तरह राम मंदिर क्यों नहीं बनवा सकती सरकार? राफेल विवाद पर आज सुषमा स्वराज क्यों गरजी? सबरीमला विवाद के पीछे कौन सी राजनीति है? कमलनाथ ने किसको दी पेंशन की टेंशन? चुनावी साल में आम आदमी पार्टी की निगाहें कहां हैं और एजेंडा क्या है? ऐसी हर अहम खबर के नेहले पे सटीक विश्लेषण का दहला आपको दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं नेहले पे दहला इस वक्त की टॉप 25 खबरों के साथ। राज्यसभा में आज सभी दलों ने सर्वसम्मति से कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को मंजूरी दे दी। वहीं सरकार ने कहा कि वो लोकसभा चुनाव के साथ साथ कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज शोपियां में आतंकी के रिश्तेदारों से मुलाकात की और उनको परेशान करने का मुद्दा फिर से उठाया। इस हमदर्दी पर सियासत भी शुरू हो गई है। महबूबा मुफ्ती की आतंकियों के रिश्तेदारों से मुलाकात पर उमर अब्दुल्ला ने निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ऑपरेशन ऑल आउट चलाने वाली आज आतंकियों के रिश्तेदारों की फिक्र कर रही है। पुनर्वास का ये दिखावा अपनी खोई छवि को बचाने की कोशिश है। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया गया। इनकाउंटर में 3 जवान भी घायल हुए हैं। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान सरकार के एक फैसले पर बवाल शुरू हो गया है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने सरकारी कागजातों से दीनदयाल उपाध्याय की फोटो हटाने का आदेश दिया है, जिस पर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। सबरीमला मंदिर में 2 महिलाओं के दर्शन के बाद बवाल बढ़ गया है। कोयम्बटूर में अयप्पा भगवान को मानने वाले श्रद्धालुओं ने सीएम पिनरई विजयन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कर्नाटक के हुबली और केरल के कोच्चि में भी भक्तों और हिंदू संगठनों ने महिलाओं को दर्शन करवाने के लिए सीएम पिनरई विजयन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लोकसभा स्पीकर ने टीडीपी के 10 और एआईएडीएमके के 7 सांसदों को सदन की वेल में आकर हंगामा करने के लिए अगले 4 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने राफेल डील की जेपीसी से जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि जेटली को राफेल पर नहीं, नोटबंदी पर जवाब देना चाहिए। राज्यसभा में आज एआईएडीएमके सांसद कावेरी नदी पर बांध निर्माण का मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं मिलने का विरोध किया और सदन से वॉकआउट कर गए, जिसके बाद एआईएडीएमके सांसदों ने सदन परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने मीसा बंदियों की पेंशन योजना अस्थायी रूप से बंद कर दी, जिस पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर अहमद पटेल को गुजरात हाईकोर्ट में ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि बीजेपी उम्मीदवार बलवंत सिंह राजपूत की याचिका पर होगी सुनवाई। योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने एक बार फिर एनडीए पर हमला बोला और मोदी सरकार को पिछड़ी जाति में बंटवारे की मांग पूरी करने के लिए 100 दिन का अल्टीमेटम दिया। वहीं उन्होंने गाय के नाम पर यूपी में टैक्स लगाने पर भी सवाल खड़े किए। यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर अंसारी बंधुओं से मिलने उनके घर पहुंचे। विधायक मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी और शिबुल्लाह अंसारी से इस मुलाकात को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया। वहीं राजभर ने कहा कि वो अंसारी बंधुओं के पिता के निधन पर शोक जताने पहुंचे थे, इसके सियासी मायने न निकाले जाएं। बंगाल में बीजेपी की रथ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट बीजेपी की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगी। बुलंदशहर हिंसा के मास्टरमाइंड योगेश राज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हिंसा के बाद से योगेश राज फरार चल रहा था। एमपी के श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने विवादित बयान दिया है। कहा, अगर अफसर बात न सुने तो मुझे कहना, मैं लात मारकर बाहर कर दूंगा। सचिन तेंदुलकर अपने क्रिकेट कोच रमाकांत आचरेकर की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। ट्विटर पर लिखा, अब स्वर्ग में भी क्रिकेट समृद्ध होगा। सिडनी टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया ने 4 विकेट के नुकसान पर 303 रन बना लिए हैं। पुजारा ने सीरीज में तीसरा शतक जड़ा। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के खिलाफ ढाका में प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी चुनाव नतीजों पर सवाल उठा रहे हैं। डेनमार्क में भीषण रेल हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, 16 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
फरीदाबाद में एक शख्स के ऊपर से 55 डिब्बों वाली मालगाड़ी निकल गई। मालगाड़ी के निकलने तक शख्स ट्रैक पर ही लेटा रहा, लेकिन उसे खरोच तक नहीं आई। 11 और 12 जनवरी को दिल्ली में बीजेपी का राष्ट्रीय महाधिवेशन आयोजित होगा। अधिवेशन में देश भर से करीब 12,000 नेताओं और कार्यकर्ताओं शामिल हो सकते हैं। कार्यकारिणी में अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिला स्तर के बीजेपी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। 9 जनवरी को आगरा में पीएम मोदी की रैली के लिए तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। 4 जनवरी को सीएम योगी भी तैयारियों का जायजा लेने आगरा आएंगे। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एच.एस. फुल्का ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। नहले पे दहला की शुरुआत करें उससे पहले लेते हैं सिर्फ 30 सेकंड का एक ब्रेक। एसोसिएट स्पॉन्सर सबका दिल मेरी मुट्ठी में, बस एक चुटकी में MDH पाव भाजी मसाला। पतंजलि सौंदर्य एलोवेरा जेल, एंटी एजिंग गुणों के साथ पतंजलि सौंदर्य एलोवेरा जेल लगाओ, प्राकृतिक सुंदरता पाओ। MDH नेचर, प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। MDH राजेश मसाले, टेस्ट ऐसा कि रहा न जाए। ब्लू हेवन कॉस्मेटिक्स, सिटी गर्ल सिटी स्टाइल। TVS Apache RTR 164V रेसिंग DNA अनलीश्ड। सिग्नेचर ब्लैंकेट्स, एक प्यार भरा एहसास। और TVS रेडियो, जियो बुलंद बढ़ो बुलंद। नहले पे दहला में आपका एक बार फिर स्वागत है। चुनावी साल में संघ परिवार, संतों और राम भक्तों की नजर राम मंदिर पर है और राम मंदिर बनाने का वादा करने वाली बीजेपी और सरकार सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रही है। सुप्रीम कोर्ट में कल यानी 4 जनवरी को अयोध्या विवाद पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट कल तय करेगा कि उसकी प्राथमिकता में अयोध्या विवाद कहां पर है। पूरे देश की निगाहें अयोध्या के राम मंदिर पर है। चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर पर राजनीति गरमाई हुई है। साधु संत और संघ परिवार की गर्जना जारी है कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे। बस तारीख जानने का इंतजार है और तारीख तो तभी होगी जब सुप्रीम कोर्ट में ये साफ होगा कि जहां रामलला विराजमान है उस जमीन का मालिक कौन है। अब अयोध्या विवाद पर सुनवाई की तारीख आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच कल यानी 4 जनवरी को तय करेगी कि अयोध्या विवाद की सुनवाई कब शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस और जस्टिस कौल की बेंच में अयोध्या विवाद 7वें नंबर पर है। अयोध्या विवाद से जुड़ी कुल 16 याचिकाओं पर 4 जनवरी को सुनवाई होनी है। चूँकि पहले अयोध्या विवाद की सुनवाई 3 जजों की बेंच कर रही थी, इसलिए 2 जजों की बेंच अभी सिर्फ ये तय करेगी कि सुनवाई कब से होगी और सुनवाई के लिए गठित बेंच में कौन कौन जज होंगे। मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद पर कल की सुनवाई में सिर्फ आगे की सुनवाई का रास्ता साफ होने वाला है। सुनवाई रोजाना आधार पर होगी या नहीं होगी तो कब से होगी, सुनवाई खत्म करने के लिए अयोध्या विवाद से जुड़े पक्षों को कितना वक्त मिलेगा या सुनवाई में कितना वक्त लगेगा, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। और सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि उसके लिए अयोध्या विवाद सिर्फ जमीन का टाइटल सूट है और कुछ नहीं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई अपनी प्राथमिकता के आधार पर ही करेगा। अयोध्या विवाद में संघ और बीएसपी के नेता सबसे ज्यादा उतावले हैं। वो केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं। इसलिए आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अयोध्या का जो विवाद सुप्रीम कोर्ट में है उससे संघ, बीएसपी या केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कल जिन याचिकाओं पर सुनवाई होनी है उनमें पहली याचिका एम सिद्दीक बनाम महंत सुरेश दास और अन्य की है। दूसरी याचिका भगवान रामलला विराजमान बनाम राजेंद्र सिंह और अन्य की है। तीसरी याचिका हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी बनाम रामलला विराजमान की है। चौथी याचिका यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड बनाम महंत सुरेश दास और अन्य की है। पांचवी याचिका हिंदू महासभा बनाम रामलला विराजमान की है। छठी याचिका निर्मोही अखाड़ा बनाम राजेंद्र सिंह और अन्य की है। सातवीं याचिका मिसबाहुद्दीन बनाम महंत सुरेश दास और अन्य की है। आठवीं याचिका गोपाल सिंह विशारद के बेटे राजेंद्र सिंह बनाम फारूक अहमद और अन्य की है।
9वीं याचिका हाशिम अंसारी के बेटे इकबाल अंसारी बनाम महंत सुरेश दास और अन्य की है। 10वीं याचिका श्री राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति के संयोजक बनाम राजेंद्र सिंह और अन्य की है। 11वीं याचिका यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड बनाम रामलला विराजमान के देवकी नंदन अग्रवाल और अन्य की है। 12वीं याचिका दिवंगत फारूक अहमद बनाम दिवंगत परमहंस रामचंद्र दास और अन्य की है। 13वीं याचिका दिवंगत हाशिम अंसारी बनाम श्री रामलला विराजमान और अन्य की है। 14वीं याचिका मौलाना महफूज उर रहमान बनाम महंत सुरेश दास और अन्य की है। 15वीं याचिका यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड बनाम सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की है। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अपनी याचिका में देर से अपील के लिए माफी मांगते हुए खुद को पक्षकार बनाने की मांग की है। 16वीं याचिका विनीत कुमार मौर्य बनाम केंद्र सरकार और अन्य की है। इस याचिका को मंजूर किया जाए या नहीं, इस पर सुनवाई होनी है। अयोध्या की विवादित जमीन और उसके आसपास की जमीन भी केंद्र सरकार के पास है, फिर भी केंद्र सरकार के हाथ कानूनी बंदिश में बंधे हुए हैं। सरकार को मालूम है कि अयोध्या में राम मंदिर तभी बनेगा जब अदालत में ये तय होगा कि जहां रामलला विराजमान है उस जमीन का मालिक कौन है। फिलहाल इस जमीन पर 3 लोगों का दावा है और तीनों अपना दावा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अयोध्या में सारा विवाद जिस जमीन को लेकर है वो 2.77 एकड़ की है। इतनी सी जमीन देश की राजनीति का सबसे बड़ा जंजाल बन गई है, क्योंकि 3 पार्टियां खुद को इस जमीन का मालिक मानती हैं। अयोध्या की विवादित जमीन की पहली दावेदार हिंदू जनता है, जिसने भगवान श्री रामलला विराजमान की ओर से दावा ठोका है। दूसरा दावा निर्मोही अखाड़े का है, जिसके दिवंगत महंत परमहंस रामचंद्र दास ने कहा था कि वो विवादित जमीन पर नियमित पूजा पाठ करते रहे हैं। तीसरा दावा यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का है, जो मानता है कि विवादित जमीन पर 1528 से बाबरी मस्जिद बनी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 30 सितंबर 2010 के बहुमत के फैसले में कहा था कि पूरी जमीन पर निर्विवाद रूप से कोई अपना दावा साबित नहीं कर पाया, इसलिए विवादित जमीन को 3 दावेदारों में बराबर बांट दिया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इसी फैसले को तीनों दावेदारों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ये मुकदमा ना तो राजनीतिक है और ना ही धार्मिक, ये सिर्फ टाइटल सूट का विवाद है और उसी रूप में इसकी सुनवाई हो रही है। राम मंदिर को लेकर ऑर्डिनेंस लाना क्या इज इट अ प्रॉब्लम? नहीं ला सकते हैं? न्याय की प्रक्रिया को न्याय के तरीके से चलने दिया जाए, उसको राजनीति के तराजू से न तोला जाए और मामला न्यायपालिका में है उसको पूर्ण किया जाए। न्यायपालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेवारी जहां शुरू होती है, हम पूरी तरह प्रयास करने के लिए तैयार हैं। अब ये समझिए कि सरकार अध्यादेश लाने से क्यों हिचक रही है। 1991 में कल्याण सिंह सरकार ने अयोध्या की विवादित 2.77 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करके उसे राम जन्मभूमि न्यास को लीज पर सौंप दिया था, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। 1993 में केंद्र सरकार ने विवादित जमीन के साथ साथ आसपास की 67 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया। इसके लिए संसद में बकायदा बिल पास कराया गया, जिसे एक्विजिशन ऑफ सर्टेन एरियाज एट अयोध्या एक्ट 1993 कहा जाता है। इस एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई तो केंद्र सरकार ने दलील दी कि उसने एक्ट के जरिए सिर्फ सांप्रदायिक तनाव रोकने की कोशिश की है। केंद्र सरकार ने साफ किया कि जमीन सिर्फ अस्थायी तौर पर उसकी कस्टडी में है। जो भी जमीन के मालिकाना हक का मुकदमा जीतेगा, केंद्र सरकार अयोध्या की विवादित जमीन उसी को सौंप देगी। मतलब साफ है कि जब तक अदालत से अयोध्या विवाद पर कोई अंतिम फैसला नहीं होता, तब तक केंद्र सरकार भी विवादित जमीन के बारे में कोई फैसला नहीं कर सकती। जब साफ हो चुका है कि अयोध्या में राम मंदिर पर फैसला अदालत ही करेगा, फिर इस पर सियासत क्यों? दरअसल अयोध्या विवाद का असली पेच यही है कि एक कानूनी लड़ाई को राजनीति का मुद्दा बना दिया गया। अब मुद्दा राजनीतिक पहलू पर राजनीति ही होगी। प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद राम मंदिर फिर से राजनीति के केंद्र में है। राम मंदिर को लेकर ऑर्डिनेंस लाना क्या इज इट अ प्रॉब्लम? नहीं ला सकते हैं? न्याय की प्रक्रिया को न्याय के तरीके से चलने दिया जाए, उसको राजनीति के तराजू से न तोला जाए और मामला न्यायपालिका में है उसको पूर्ण किया जाए। न्यायपालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेवारी जहां शुरू होती है, हम पूरी तरह प्रयास करने के लिए तैयार हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर पर अध्यादेश लाने से इनकार किया तो चुनावी साल में राम मंदिर मुद्दे पर नई तकरार शुरू हो गई। बीजेपी पर विरोधियों से ज्यादा अब अपने सहयोगी ही हमलावर हैं। प्रधानमंत्री का बयान तो ठीक है, प्रधानमंत्री का बयान है, देश के जो प्रमुख होता है उसका एक कानून के चौकट में दिया हुआ बयान है, मैं मानता हूं। अगर आप सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को पूछेंगे, प्रधानमंत्री के वस्त्र उनके छोड़ दीजिए, राजवस्त्र, तो भी कहेंगे अध्यादेश लाना चाहिए। बीजेपी और संघ के नेता सफाई दे रहे हैं कि राम मंदिर पर मोदी का बयान सकारात्मक है। ऑर्डिनेंस 2 महीने पहले करते तो बहुत अच्छा होता। अभी एक तो प्रधानमंत्री तैयार नहीं और अब वो बदल लेंगे तो और भी बुरा उनके लिए होगा। कि प्रधानमंत्री जी ने बड़े संतुलित शब्दों में न्यायपालिका के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है और उनके विश्वास पर कोई शक करने की गुंजाइश नहीं उठती, क्योंकि न्यायालय ने जल्दी सुनवाई का जो क्रम है वो प्रारंभ करने की उनकी तिथि निर्धारित करी है, तो ऐसे में न्यायालय पर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। वहीं अब विपक्षी दलों को फिर से बीजेपी पर ताना मारने का बहाना मिल गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों से कई सारे वादे किए थे, उसमें राम मंदिर मुद्दा भी था। तो ये कोई मुद्दे पर किसी मुद्दे पर खड़े तो नहीं, उन्होंने जनता से जो वादे किए थे हर मुद्दे पर फेल रहे हैं। सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में धन इकट्ठा करने में जुटी है। भारतीय जनता पार्टी ने देश पे सत्ता पाने के लिए, प्रदेश पे सत्ता पाने के लिए झूठ का सहारा लिया, जनता को बहलाया और जनता से तरह तरह के वादे किए और झूठे वादे किए। ये जो लड़ाई है ना, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। ये बापू के हे राम की है और मोहन भागवत जी के जय श्री राम की है। ये जो जय श्री राम है ना, राजनीतिक औजार है। ये बटन में यहां पहनते हैं, दिल में नहीं। बीजेपी और संघ परिवार के एजेंडे पर राम मंदिर आज सबसे ऊपर है, लेकिन सच्चाई यही है कि ये मुद्दा हिंदू महासभा का पैदा किया हुआ है, जिसे संघ और बीजेपी ने बाद में अपना बना लिया। इसका फायदा भी मिला। राम मंदिर मुद्दे पर सवार होकर बीजेपी सत्ता में भी पहुंची, लेकिन अब ये मुद्दा बीजेपी के गले अटक गया है। अयोध्या का मुद्दा आज बीजेपी और संघ के लिए हिंदुत्व का सिंबल बन चुका है, लेकिन सच्चाई यही है कि न तो बीजेपी और न ही संघ परिवार अयोध्या विवाद में कानूनी तौर पर पक्षकार हैं और न ही राम मंदिर का विवाद इनकी देन है। हिंदू राष्ट्र और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर संघ का जन्म 27 सितंबर 1925 को हुआ, जबकि अयोध्या में जमीन का झगड़ा 1946 में हिंदू महासभा की शाखा अखिल भारतीय रामायण महासभा ने शुरू किया। 1949 में हिंदू महासभा के नेता और गोरखनाथ मंदिर के तत्कालीन महंत दिग्विजय नाथ के समय विवादित जमीन पर मूर्तियां प्रकट होने के बाद अयोध्या विवाद कानूनी जंग में बदला। तब तक अयोध्या विवाद संघ के एजेंडे में नहीं था और जनसंघ का जन्म तक नहीं हुआ था। 1961 में बाबरी मस्जिद के पक्षकारों ने कोर्ट में केस दाखिल किया और इसके 3 साल बाद 1964 में हिंदुओं को एकजुट करने के लिए संघ ने विश्व हिंदू परिषद का गठन किया। 1980 में बीजेपी वजूद में आई, लेकिन तब राम मंदिर बीजेपी के एजेंडे में नहीं था। राम मंदिर पहली बार 1989 में बीजेपी के पालनपुर अधिवेशन में बीजेपी के एजेंडे में शामिल हुआ। बीजेपी ने राम मंदिर आंदोलन को खुला समर्थन दिया और 1990 में बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा निकाली। 3 दशक से राम मंदिर बीजेपी के एजेंडे में है। हर बार बीजेपी चुनावी घोषणा पत्र में राम मंदिर का जिक्र करती रही है। वाजपेयी सरकार के वक्त बीजेपी ने बहुमत न होने की दलील देकर राम मंदिर मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। अब बीजेपी के पास बहुमत है, लिहाजा उस पर चौतरफा दबाव है कि वो राम मंदिर के लिए ठोस कदम उठाए। 1990 में बीजेपी ने राम मंदिर पर आंदोलन का आगाज सोमनाथ से किया था। तब से जब भी राम मंदिर का जिक्र आता है तब ये सवाल जरूर उछाला जाता है कि जब सोमनाथ में सरकार मंदिर बना सकती है तो अयोध्या में राम मंदिर क्यों नहीं। चलिए आपको समझाते हैं कि सोमनाथ और राम मंदिर का मामला कितना अलग है। अयोध्या में पूरा विवाद जमीन का है, जबकि सोमनाथ में मंदिर की जमीन को लेकर कोई विवाद नहीं था। अयोध्या में विवादित जमीन पर मालिकाना हक का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जबकि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की जमीन पर कोई कोर्ट केस कभी नहीं रहा।
अयोध्या में मुस्लिम पक्ष का दावा है कि विवादित जमीन पर मस्जिद थी। 1992 में जो ढांचा तोड़ा गया उसे मस्जिद ही कहा जाता था। वहीं सोमनाथ में महमूद गजनवी के टाइम से 18वीं सदी तक मंदिर पर ही हमले हुए। सोमनाथ मंदिर तोड़ा गया, इसके ऐतिहासिक सबूत थे। अयोध्या में विवादित जमीन ही राम जन्म स्थान है, इस पर भी विवाद है, जबकि सोमनाथ में ज्योतिर्लिंग की मौजूदगी को लेकर कभी कोई संशय किसी के मन में नहीं था। और अब बात राजनीति की। राफेल के मुद्दे पर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष मोदी सरकार को घेरे हुए है। लोकसभा में आज कांग्रेस सांसदों ने राफेल पर हमले की पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन टीडीपी और एआईएडीएमके सांसदों ने हंगामा करके सारी तैयारी पर पानी फेर दिया। आज सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही टीडीपी और एआईएडीएमके के सांसद हंगामा करने लगे। मुश्किल से 10 मिनट बाद ही सदन को दोपहर 2 बजे तक स्थगित करना पड़ा। दोपहर 2 बजे जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, फिर से सदन में बवाल शुरू हो गया। टीडीपी के सांसद आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस देने की मांग कर रहे थे और एआईएडीएमके के सांसद कल सस्पेंड हुए अपने साथी सांसदों के समर्थन में हंगामा कर रहे थे। हंगामे के चलते स्पीकर सुमित्रा महाजन ने पूरे दिन के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी। हंगामे के चलते संसद में राफेल मुद्दे पर चर्चा भी नहीं हो पाई। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने सदन की कार्रवाई में बाधा डालने के आरोप में एआईएडीएमके और टीडीपी के सदस्यों को 4 दिन के लिए सदन की कार्रवाई से निलंबित कर दिया। इससे पहले बुधवार को भी सांसदों को स्पीकर ने सस्पेंड किया था। ये सांसद न केवल वेल में जाकर हंगामा कर रहे थे, बल्कि कागज के टुकड़े चेयर पर फेंक रहे थे। इसका सही फोरम अध्यक्ष जी। राफेल मामले में पूरी तरह से स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार है, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया और प्रधानमंत्री स्वयं उसमें इन्वॉल्व है। और ये पिछले सत्र में जब अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो रही थी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने पॉइंटेड सवाल पूछे कि 3 गुना कीमत कैसे होगी राफेल एक जेट की। ये कोई बीजेपी का मामला नहीं है, ये देश का मामला है। हमने हमेशा कहा है। शिवसेना क्या चाहती है? देश के मन में अगर शंका है, संभ्रम है, अगर इस पूरे व्यवहार में कुछ गड़बड़ घोटाला या कुछ गलत काम नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है जेपीसी की मांग ठुकराने में और जेपीसी से डरकर भागने में कोई मतलब ही नहीं है। एक बार जो सच है वो सामने आने दो। जेपीसी होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सबको मालूम हो जाएगा कि है इसमें कुछ या नहीं है। पार्लियामेंट्री कमेटी इसका फैसला करेगी और सुप्रीम कोर्ट ने बैन नहीं किया जेपीसी करना। ये जो एक वो कहते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट इज फाइनल, सुप्रीम कोर्ट इज नेवर फाइनल, पार्लियामेंट इज फाइनल। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी राफेल डील घोटाले को लेकर लगातार पीएम मोदी को घेरने में जुटे हैं। आज राहुल ने तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी राफेल पर बहस के मुद्दे से भाग रहे हैं। कल लोकसभा में राहुल ने पीएम मोदी पर प्रहार किया और राफेल मुद्दे पर बहस की सीधी चुनौती दे दी। राहुल ने आज के पीएम मोदी के पंजाब दौरे को राफेल विवाद से जोड़ दिया। राहुल गांधी ने सीधे सीधे कहा कि पीएम मोदी अपना ओपन बुक राफेल एग्जाम छोड़कर भाग गए। प्रधानमंत्री तो लवली यूनिवर्सिटी भाग गए। प्रधानमंत्री तो लवली यूनिवर्सिटी भाग गए। दरअसल राहुल लगातार राफेल सौदे को लेकर मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं और पीएम मोदी भी इन मुद्दों पर सफाई दे चुके हैं। ये मेरे पर व्यक्तिगत आरोप नहीं है, एक सरकार पर आरोप है। सरकार पर आरोप, मेरे पर व्यक्तिगत आरोप है तो उनको खोज करके निकालना चाहिए कि किसने दिया, क्या दिया, कहां रखा, सब निकालना चाहिए उन्होंने। लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राहुल के हमलों का जवाब दिया था। बार बार राफेल का मुद्दा उठाने पर राहुल की मंशा पर सवाल भी खड़े किए। संसद के बाहर भी कांग्रेस लगातार राफेल पर आक्रामक रही। राफेल पर छिड़ा संग्राम आज राज्यसभा में भी देखने को मिला। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज राफेल पर सफाई देती नजर आईं। आपका प्रश्न है कि क्या हम दोनों के बीच इस बारे में चर्चा हुई? चर्चा नहीं हुई, इसलिए नहीं हुई कि उस दिन सुबह ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था और उसको देखकर वो बेहद खुश थे। ऐसे में कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने पीएम मोदी और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के बीच बातचीत का पूरा ब्यौरा जारी करने की बात कही। Will the government make public
the minutes of the meeting that were kept, because there is a controversy and that would settle it once for all, one way or the other. सुषमा स्वराज के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। दरअसल कांग्रेस की पूरी कोशिश राफेल की लड़ाई को राहुल बनाम मोदी करने की है, जिससे 2019 में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे नरेंद्र मोदी पर सीधे चोट की जा सके। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस राफेल डील को बड़ा मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरने में जुटी है। ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस राफेल के सहारे मोदी के खिलाफ चुनाव में माहौल बना पाएगी। सुप्रीम कोर्ट से राफेल सौदे को क्लीन चिट मिलने के बाद से कांग्रेस तिलमिलाई हुई है। उधर पीएम मोदी कांग्रेस के आरोपों पर पहले ही साफ कर चुके हैं कि राफेल को लेकर जो आरोप है वो उन पर व्यक्तिगत आरोप नहीं है। उन्होंने कहा कि संसद में वे राफेल पर जवाब दे चुके हैं, फिर भी कांग्रेस और राहुल गांधी राफेल सौदे पर हमलावर हैं। दरअसल 2014 से मोदी ने कांग्रेस पर सबसे तीखा हमला भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही बोला था। मोदी सरकार दावा करती रही है कि उस पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है। 1 जनवरी को अपने इंटरव्यू में भी मोदी ने कहा कि वो कांग्रेस का करप्शन खत्म करना चाहते हैं। कांग्रेस और राहुल को लगता है कि अगर मोदी पर भ्रष्टाचार को लेकर वार नहीं किया गया तो 2019 में भी मोदी कांग्रेस के भ्रष्टाचार ही गिनाकर बाजी मार ले जाएंगे। बीजेपी के हाथ से भ्रष्टाचार का मुद्दा छीनने का एक ही तरीका राहुल गांधी को समझ में आ रहा है और वो ये है कि मोदी सरकार को भी भ्रष्टाचार में लपेट लिया जाए। राफेल विवाद कांग्रेस का राजनीतिक हथियार है, जिससे लोकसभा चुनाव में बीजेपी की उम्मीदों का शिकार करने की योजना पर अमल हो रहा है। वंदे मातरम को लेकर अपने फैसले पर आखिरकार मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को पलटी मारनी पड़ी। कमलनाथ सरकार ने वंदे मातरम पर यू टर्न भी ऐसा मारा कि देखने वाले दंग हो जाएं। कमलनाथ सरकार ने ऐलान किया कि एमपी में अब वंदे मातरम पुलिस बैंड की धुन पर होगा, जिसमें सरकारी कर्मचारी और जनता सब शामिल होंगे। उधर इस घमासान में सीधे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी कूद पड़े। वंदे मातरम पर सियासी बवाल मचा तो कमलनाथ सरकार को अपने आदेश से यू टर्न मारना पड़ा। विपक्ष के विरोध के बाद सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ और कमलनाथ सरकार लौट के वंदे मातरम पर आ गए। ये तय हुआ कि पहले की तरह वंदे मातरम नहीं होगा, बल्कि पुलिस के बैंड बाजे के साथ वंदे मातरम गाते हुए शौर्य स्मारक से वल्लभ भवन तक मार्च निकाला जाएगा। उधर वंदे मातरम पर बवाल मचा तो ये विवाद शाह वर्सेस राहुल में बदल गया। मध्य प्रदेश से शुरू हुए इस विवाद का महत्व कितना है, इसे अमित शाह के ट्वीट से समझा जा सकता है। पहले देखिए कि शाह ने इस विवाद में कूदते हुए क्या लिखा है। मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि वंदे मातरम का यह अपमान क्या उनका फैसला है? मध्य प्रदेश सरकार के इस दुर्भाग्यपूर्ण फैसले पर राहुल गांधी को देश की जनता के सामने अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। वंदे मातरम का विवाद है क्या, अब वो भी समझ लीजिए। दरअसल मध्य प्रदेश में कमलनाथ की अगुवाई वाली नई कांग्रेस सरकार ने बिना किसी लिखित आदेश के उन सरकारी कर्मचारियों के लिए वंदे मातरम गाने पर रोक लगा दी, जो मंत्रालय के वल्लभ भवन से बाहर महीने की 1 तारीख को वंदे मातरम के गायन के लिए जमा हुए थे। बीजेपी का आरोप है कि भोपाल में कर्मचारियों को मौखिक रूप से वंदे मातरम के सामूहिक गायन से रोका गया है। इसकी जानकारी जब सामान्य प्रशासन विभाग से मांगी गई तो उसने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। शिवराज के राज में अगर सामूहिक वंदे मातरम का गायन हो रहा था तो उसका लिखित आदेश था। इससे बंद होने के लिए भी लिखित आदेश होना चाहिए, लेकिन शायद कांग्रेस सरकार इससे बचना चाहती थी, लिहाजा उसने कुछ अधिकारियों से कहकर गायन रुकवा दिया। बीजेपी को जैसे ही इसकी खबर लगी तो मुख्यमंत्री कमलनाथ के घर के बाहर प्रदर्शन के लिए पहुंच गए। वंदे मातरम पर हो हल्ला मचा तो सीधे इसमें पूर्व सीएम शिवराज सामने आ गए। उन्होंने कहा कि ये मध्य प्रदेश की जनता का अपमान है, उन शहीदों का अपमान है जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। जनता सवाल पूछ रही है कि किसके कहने पर वंदे मातरम बैन किया गया। वंदे मातरम देश की भक्ति। प्रदेश आज सवाल पूछा क्यों बंद किया, किसके कहने पर बंद किया, किसको खुश करने के लिए बंद किया। और वंदे मातरम तो चालू करना ही पड़ेगा। आप लोग भी कुछ इसके बारे में करें। हम लोग 7 तारीख को सत्र के पहले दिन वंदे मातरम गाएंगे वल्लभ भवन के प्रांगण में और वहां से मार्च करते हुए विधानसभा जाएंगे, अपना विरोध प्रदर्शित करेंगे।
मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार बनते ही अपने नए नए फैसलों को लेकर विरोधियों के निशाने पर है। इमरजेंसी के दौरान जेल में बंद रहे मीसाबंदी आंदोलनकारियों को दी जा रही पेंशन बंद करने के सरकार के फैसले पर सूबे की सियासत गर्मा गई है। मध्य प्रदेश में नई सरकार आने के बाद पुरानी सरकार के कई फैसलों को बदलने की कवायद शुरू हो गई है। पहले वंदे मातरम और अब इमरजेंसी के दौरान जेल में कैद रहे मीसाबंदियों की पेंशन पर रोक लगाकर सूबे की कमलनाथ सरकार एक बार फिर से विपक्ष के निशाने पर है। सरकार ने मीसाबंदी पेंशन को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है और जांच कराने के बाद फिर से इस योजना को शुरू करने की बात कह रही है। कमलनाथ सरकार ने सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए इसे फिजूल खर्ची बताया है। इस आदेश के बाद अगले महीने से प्रदेश के मीसाबंदियों को मिलने वाले सम्मान निधि का भुगतान नहीं किया जाएगा। साथ ही बैंकों को भी इस बारे में निर्देश जारी किए गए हैं। कांग्रेस इसे बीजेपी सरकार में घोटाला बता रही है, तो वहीं मीसाबंदियों के संगठन लोकतंत्र सेनानी संघ के अध्यक्ष तपन भौमिक ने इस आदेश का विरोध करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। भौमिक का कहना है कि सरकार अगर मीसाबंदियों की पेंशन पर रोक लगाना चाहती है तो उसे अध्यादेश लाना होगा, जबकि बीजेपी ने इस फैसले को हजारों लोकतंत्र सेनानियों के साथ अन्याय बताया है। इन्होंने दमनकारी नीति इंदिरा गांधी के पदचिन्हों पर चलकर दमनकारी नीति को अपनाना प्रारंभ किया है। ये आदेश अपने आप में भ्रामक आदेश है। किसी भी प्रकार की कोई भी जांच अगर हम बनाते हैं जांच कमेटी, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसका समय निर्धारित रहता है, 30 दिन, 90 दिन, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 50 साल। आखिर उसमें अंदर आपने जो समय नहीं दिया है, इसका मतलब ही है कि किसी भी प्रकार से मीसाबंदियों को परेशान करने का एक षड्यंत्र है जिसमें वो सफल हुए। मीसाबंदी के पेंशन के नाम पर बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को रेवड़ियां बांटी हैं। 25,000 रुपए प्रति माह हजारों कार्यकर्ताओं को ये बांट रहे मीसाबंदी के नाम पर। पता लगा वो कार्यकर्ता जब देश में इमरजेंसी लगी थी तब 10 साल का था, तो उसकी एक जांच होना अति आवश्यक है। लोकतंत्र सेनानियों की जो पेंशन अर्थात सम्मान निधि बंद की है, ये दोनों निर्णय उचित नहीं है। मैं कमलनाथ जी से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र सेनानियों को जो सम्मान निधि देने का निर्णय किया है, अनेक राज्यों में ये व्यवस्था है, मध्य प्रदेश में भी इसको जारी रखें। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये मीसाबंदी कौन है। मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 में इंदिरा गांधी ने लोकसभा में प्रस्ताव लाकर ये कानून पास किया था। इमरजेंसी के दौरान कई नेताओं को मीसा के तहत गिरफ्तार करके महीनों तक जेल में रखा गया था। 1977 में जब जनता पार्टी सरकार सत्ता में आई तो इस कानून को रद्द कर दिया गया। आपको बता दें कि मीसाबंदी कांग्रेस विरोधी और बीजेपी समर्थक माने जाते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने मीसाबंदियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जैसा दर्जा दिया, उन्हें लोकतंत्र सेनानी का नाम दिया और उनके सम्मान में पेंशन स्कीम शुरू की गई। आपको बता दें कि एमपी में कुल 12,000 मीसाबंदी है। इनमें से जीवित मीसाबंदियों की संख्या 2,384 है। जीवित मीसाबंदियों को 25,000 रूपए और मृतक मीसाबंदियों के परिजनों को 12,500 रूपए पेंशन दी जाती है। शिवराज सरकार ने इस राशि को सम्मान निधि नाम दिया था। मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी ऐसी ही सम्मान निधि दी जाती है। बुलंदशहर हिंसा में यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। महीने भर बाद इस घटना का मास्टरमाइंड योगेश राज अब पुलिस की गिरफ्त में है, जिस पर हिंसा के लिए भीड़ को उकसाने का आरोप है। पुलिस अब योगेश से हर रात उगलवाएगी। बुलंदशहर में 3 दिसंबर को भड़की हिंसा का मास्टरमाइंड योगेश राज अब पुलिस के शिकंजे में है। यूपी पुलिस की कई टीमें बड़ी ही शिद्दत से इस घटना के सबसे बड़े विलन और मुख्य आरोपी योगेश राज की तलाश कर रही थी और योगेश राज अपनी बार लोकेशन बदल रहा था। आखिरकार 30 दिनों से फरार चल रहे योगेश राज को बीती रात बुलंदशहर के खुर्जा से गिरफ्तार करके ही पुलिस ने दम लिया। सूचना मिली थी खुर्जा टी पॉइंट है बुलंदशहर में, वहां से सूचना पे गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ अभी की जा रही है। आगे की जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी पूछताछ के बाद। बताया जा रहा है कि बजरंग दल के नेताओं ने ही योगेश राज को पुलिस को सौंपा। हालांकि बजरंग दल के नेता योगेश को निर्दोष मान रहे हैं।
देखिए, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि योगेश राज मुख्य आरोपी नहीं है, इस पूरे प्रकरण में वो दोषी नहीं है, निर्दोष है। अब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है तो न्यायालय ही हमारे समक्ष एक मार्ग बसता है, तो हमें उम्मीद है कि न्यायालय के समक्ष वो निर्दोष साबित होगा। बुलंदशहर हिंसा वाले दिन योगेश राज के कई वीडियो सामने आए थे, जिसमें काले रंग की शर्ट पहने हुए वो पुलिस और भीड़ के बीच दिख रहा था। योगेश राज बजरंग दल का जिला संयोजक है और बुलंदशहर हिंसा में नाम आने के बाद योगेश राज ने एक वीडियो जारी कर अपनी सफाई भी दी थी। जब हमारी मांग पूर्ण कर मुकदमा शाना थाने में लिखा जा रहा था तो बजरंग दल कोई आंदोलन प्रदर्शन क्यों करता? मैं दूसरी घटना में उक्त स्थल पर मौजूद नहीं था, मेरा दूसरी घटना से कोई लेना देना नहीं है। ईश्वर मुझको न्याय दिलाएंगे, मुझे ऐसा भगवान पर पूर्ण भरोसा है। अब पुलिस योगेश राज से बुलंदशहर हिंसा का एक एक राज उगलवाएगी। पुलिस ने इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या के सिलसिले में कलुआ नाम के आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। सबरीमला मंदिर में 2 महिलाओं के प्रवेश के विरोध में केरल बंद के दौरान कई जगह प्रदर्शन हुए। बीजेपी और हिंदू संगठनों के प्रदर्शन के अलावा कांग्रेस नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने भी काला दिवस मनाया और सबरीमला पर केरल सरकार के रुख का विरोध किया। सबरीमला मंदिर में बुधवार को 2 महिलाओं के प्रवेश करने के बाद केरल में बवाल शुरू हो गया। महिलाओं के मंदिर में प्रवेश के विरोध में हिंदूवादी संगठनों ने केरल बंद बुलाया और जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए। तिरुवनंतपुरम, पंडालम और कोच्चि समेत कई जगह सबरीमला कर्म समिति और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केरल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने भी राज्य में काला दिवस मनाया। विरोध प्रदर्शन के दौरान तिरुवनंतपुरम में पत्रकारों पर भी हमला किया गया, जिसमें कई मीडिया कर्मी घायल हो गए, जिसका आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगा। इससे पहले पंडालम में सीपीआईएम और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प में घायल हुए सबरीमला कर्म समिति के कार्यकर्ता चंदन उन्नीनाथन ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जिससे बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा और बढ़ गया। इस बीच केरल बंद को देखते हुए सरकार ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे, लेकिन फिर भी प्रदर्शनकारियों ने कई जगह दुकान और बाजार बंद करवा दिए। केरल में हो रहे प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने आरएसएस बीजेपी को निशाने पर लिया। विजयन ने कहा कि संघ परिवार केरल को वॉर जोन बनाना चाहता है। इस बीच सबरीमला पर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कई जिलों में भी हिंदू संगठनों ने महिलाओं के मंदिर में जाने का विरोध किया। इससे पहले बुधवार को लंबी जद्दोजहद के बाद 2 महिलाएं सबरीमला मंदिर में प्रवेश पाने में कामयाब हो गयीं, जिसके बाद मंदिर बंद कर शुद्धिकरण किया गया था। सबरीमला अब आस्था नहीं, वोटों के ध्रुवीकरण का मुद्दा बन गया है। मौजूदा हालात साफ संकेत करते हैं कि आस्था और धर्म की दुहाई देकर वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति का खेल तेज हो गया है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी वहां भी अपने पांव पसारना चाहती है, मगर बीजेपी की मुखरता से ज्यादा दिलचस्प इस मामले में कांग्रेस की चुप्पी है। सबरीमला पर बीजेपी के दांव में कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट दोनों फंसे दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर के केरल के आस्थावान भक्तों के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहेगी। कहा जा रहा है कि सबरीमला मंदिर मुद्दा जितना भड़केगा, बीजेपी को केरल में उतना ही फायदा मिलेगा। वैसे भी केरल में बीजेपी के पास खोने को कुछ नहीं है। बीजेपी अगर हिंदू वोटों को लेफ्ट फ्रंट के रंग से बाहर ले आती है तो केरल की 20 लोकसभा सीटों पर उसे फायदा मिलना तय है। बीजेपी की मुखरता से ज्यादा दिलचस्प इस मामले में कांग्रेस की चुप्पी है। केरल में बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस का वजूद तो है ही, फिर भी वो खुलकर कुछ नहीं बोल रही, जिसकी वजह यही हो सकती है कि वो भी हिंदू मतदाताओं को नाराज नहीं करना चाहती।
हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो 22 तारीख को पूरे रिव्यू पिटीशन सुनने वाले हैं, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तय तक इंतजार करें, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। क्योंकि हम जो कुछ करना चाहेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के अंदर से करना चाहते हैं। हम ऐसे जो लॉ ब्रेकिंग जो चल रहा है केरला में, ये नहीं चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कह चुके हैं कि निजी तौर पर वो चाहते हैं कि किसी भी उम्र की महिला के मंदिर में प्रवेश पर रोक नहीं होनी चाहिए। वहीं केरल की लेफ्ट सरकार सबरीमला पर बीजेपी के दांव में फंसती नजर आ रही है। उसे लगता है कि उसका वोट बैंक खिसक रहा है। जब दलित बंद करते हैं एक दिन का, तो उनको 8 महीने 9 महीने जेलों के अंदर सड़ाया जाता है, उनके घर तोड़े जाते हैं। और यहाँ केरला के अंदर बीजेपी आरएसएस हर हफ्ते बंद कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। इस पर लोगों को समझना चाहिए कि ये किस तरह के लोग हैं। इस आंकड़े के मुताबिक केरल में कुल आबादी का 46% मुस्लिम और ईसाई हैं। इसके अलावा यहाँ करीब 50% हिंदू आबादी है। ऐसे में हिंदू वोटरों पर सभी पार्टियों की नजर है। इसमें शक नहीं कि बीजेपी को केरल में सबरीमला मंदिर के मुद्दे से फायदा पहुँचा है। बीजेपी को 2011 विधानसभा चुनाव में 8.98% वोट मिले थे। इसके बाद 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 15.20% हो गया। पार्टी ने विधानसभा में एक सीट भी जीती। यानी साफ है कि आने वाले दिनों में सबरीमला मंदिर को लेकर विवाद थमने वाला नहीं है। जिस तरह से सबरीमला में आस्था को लेकर सियासत हो रही है, इसके बाद कुछ लोग इसे अब दक्षिण का अयोध्या विवाद भी कहने लगे हैं। नहले पे दहला में फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और अरुण जेटली के बीच जोरदार बहस हुई। आजाद ने बीजेपी पीडीपी सरकार के दौरान कश्मीर में हिंसा की घटनाएं बढ़ने का आरोप लगाया, तो जेटली ने कश्मीर की समस्याओं को कांग्रेस की गलत नीतियों का नतीजा करार दिया। राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर बहस हुई। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने बीजेपी पीडीपी के 4.5 साल के शासन के दौरान कश्मीर में हिंसा की घटनाएं बढ़ने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी की ओर से अरुण जेटली ने कांग्रेस पर पलटवार किया। यहां पॉलिटिकल पार्टीज खुद बना रही थी, खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस, खुद पीडीपी और खुद कांग्रेस पार्टी को भी उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की थी कि आप भी, हम अगर जाते तो एज पार्टी जाते, इंडिविजुअल नहीं जाते। और एक फैक्स भी गवर्नर के पहुंच गया कि हम कल अपनी सपोर्ट देंगे, और जो ही गवर्नमेंट को मालूम पड़ा कि कल गवर्नमेंट बनेगी, और 1 घंटे के अंदर विधानसभा भंग हो गया। पिछले 6-6.5 महीने से कम क्यों, साल से कम क्यों हो गई? और केवल इतना नहीं, ये पूरे एलियनेशन का एक इतिहास है, वो नीतियां हैं जो वहां पर बनाई। अब आपको दिखाते हैं 2019 में पीएम मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार किया गया एक वीडियो। ये वीडियो बीजेपी ने तैयार करवाया है, जिसमें पीएम मोदी को दोबारा देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपील की गई है। सारे ही अपने करो याद कैसे लड़ी थी लड़ाई, मिले हाथ सबके फतेह कर चले थे। उसी जंग को फिर है आगे बढ़ाना, जो मुझे गगन में वो सुर है लगाना। करो हाथ आगे चलो फिर से जोड़े, बनो ऐसा दरिया जो राहों को मोड़े। फिर हम चले उस राह चले, मंजिल के लिए सब साथ चले। हम चले उस राह चले, मंजिल के लिए सब साथ चले। हम चले उस राह चले।
और अब बात क्रिकेट की। चेतेश्वर पुजारा के 18वें टेस्ट शतक और ओपनर मयंक अग्रवाल के अर्धशतक की बदौलत टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट के पहले दिन ही अपनी